खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब। कुछ खबरें और फिर हम तजियात की तरफ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज फिर इंतहाई पर्टिनेंट क्वेश्चंस उठाए हैं अपने रिमार्क्स में और उस पर हम तफसील से बात करेंगे। चीफ जस्टिस साहब का कहना है कि मुल्की वसाइल किन गैर मुतल्लका हाथों में। एक और इंपॉर्टेंट इशू जो उन्होंने उठाया वो स्टील मिल के हवाले से था कि उसे कैसे क्यों शफाफ मामलात उसके नहीं रखे जा रहे। मुबैना तौर पर हम खास तौर पर बात करेंगे किन सियासी वजूहात का उन्होंने जिक्र किया। आज हम माशी वजूहात की भी बात करेंगे जिसकी बुनियाद पर हमारे इदारे तबाह हुए। कोरोना बहरान में क्या ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत एक पेज पे नहीं है या ब्यूरोक्रेसी तामन नहीं कर रही। चौथे हेल्थ सेक्रेटरी को इन द मिडल ऑफ दिस क्राइसिस तब्दील कर दिया गया है। क्या तामन नहीं कर रहे या क्या सिलसिला है, इस पर बात होगी। उधर नून लीग नए इलेक्शन का मुतालबा कर रही है और शायद खान अब्बासी से मुतालबा कर रहे हैं कि इस बार इलेक्शन से पहले तय कर लिया जाए कि मुल्क को कैसे चलाना है। तो मेरे ख्याल में तय कर लिया जाए। मलिक साहब के ठेके की खरीदो फरोख्त की बजाय लोगों की खिदमत की जाएगी, इस पर बात करेंगे। और स्कूल्स को क्या खोला जा सकता है, ये बड़ा नाजुक मामला है। अभी स्कूल्स को नहीं खोलना चाहिए, हमें अपने बच्चे और जो हैं उनको महफूज रखना चाहिए भट्टी साहब। और एक खबर भट्टी साहब और भी आ रही है और वो खबर मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँ, लेकिन पहले चीफ जस्टिस साहब के हवाले से ये सोशल मीडिया तो आ ही गया है। क्या गलत कहती है? मुझे सवाल आपसे ये है कि एग्जेक्टिव अगर अपना काम आइन के मुताबिक लोगों के हकूक़ की हिफाजत नहीं करती तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करे, बंद कर दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, इस मुल्क में अगर सुप्रीम कोर्ट और फौज ना हो, अदारा मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा, कुछ सियासतदान सारे नहीं, ये मुल्क कब का ख़त्म हो चुका होता। ये दुआ करें कि अल्लाह ने दो अदारे रखे हैं। अगर आपका गवर्नर पंजाब खुद कहता है मेरे साथ ताउन नहीं कर रहे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं मैंने रिटायर्ड और हाज़र सर्विस लोगों से पूछ के चीफ सेक्रेटरी और आईजी लगाए हैं, 5 आप सेक्रेटरी हेल्थ इन कोरोना वायरस में चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब है आप नालायक भी है, नाहल भी है, काम चोर भी है और आपको काम खटाना भी नहीं आता। दो खूबियाँ होती हैं ना, एक आपको खुद काम करना आता हो, दूसरा काम लेना आता हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो, मुझे बता दें, सुप्रीम कोर्ट का कल बड़े अच्छे अल्फाज थे मलिक साहब कि एक पेशेंट में जब आप ले जाता है कोरोना का, उसका खर्चा कितना आता है? भाई पैनाडॉल से तो आप इलाज कर रहे हो, खरे आप खा गए हो। इस ब्यूरोक्रेसी ने जिस तरह लूटा है, आपने हर चीज़ दोबारा दे रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को। डिप्टी कमिश्नर जो इस मुल्क को तबाह करने के 90% जिम्मेदार है, 90% ये इस ब्यूरोक्रेसी ने इस मुल्क को तबाह किया है। अच्छा भट्टी साहब, जो इजाज़त दी थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि जी कुछ अद्वियात मंगा लें और ख़ाम माल इंडिया से मंगवा लें, उसकी भी बारे में जो खबरें आई हैं कि जनाब वो जो हैं वो नीम के पत्ते और ओवर दी काउंटर जो ड्रग्स हैं उनको भी शामिल कर लिया गया। और खान साहब सुना है इस पर बड़े बरम है। लेकिन देखिए, खान साहब के बरम होने से हमें गर्ज नहीं है। जहाँ PTI के लोगों की करप्शन आती है, खान साहब बरम होते हैं, कार्रवाई नहीं होती। शहजाद अकबर वैसे आके तख्ती की तरह पढ़ने लग पड़ते हैं जैसे हम कोई कच्ची के बच्चे हैं, हमें सुनाते हैं 2 एकम 2 2 दूनी 4। इमरान खान साहब ये बताएं कि उन्होंने अभी तक जो उनके लोगों ने करप्शन किया उनके खिलाफ कार्रवाई की। याद है जब असद उमर साहब को उन्होंने तब्दील किया था, उन्होंने कहा कुछ लोग नाहल और कुछ करप्शन की वजह से मिनिस्टर चेंज किए, उनके अकाउंट तले मुल्तान का कमिश्नर हाउस आप देख लेना, आपकी अकल दंग रह जाएगी। यार इन ब्यूरोक्रेसी से काम लें। शहबाज शरीफ पे मुबैना इनसे एक ही काम लिया तो नाहल है। नहीं, एक देखें, मैं आपसे भी सवाल करता हूँ मलिक साहब, आपकी तरफ ही आता हूँ, बल्कि आप मुझे बताएं कि ब्यूरोक्रेसी को सिवाय एक चंद खानदानों की खिदमत पे मामूर थी और अवाम के लिए वो ऐसे थे जैसे ब्राउन साहब, गोरे चले गए, ये ब्राउन साहब थे। अब कैसे कोई बटन दबाएं, क्या करें? काजी साहब, आपकी ये मिसपरसेप्शन है कि वो चंद खानदानों के पास है। जो ब्यूरोक्रेसी ना वो एक ऐसा घोड़ा है, आपको पता है घोड़े के ऊपर जब सवार बैठता है तो जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि अगर सवार जो है डर जाए ना घोड़े से तो एक ऐसा केमिकल निकलता है कि घोड़े को पता चलता है ये डर जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी सबसे पहले देखती है इसके पास जहानत है, इसके पास विजन है, इसके पास टीम है, इसके पास कोई प्लान है। हमारा एक वजीर नहीं, इनके पास है ही कुछ नहीं। मलिक साहब मुझे एक फिक्र दे दें, मुझे बताएं वो 100 दिन का इमरान खान का प्लान किधर है जो उसमें जन्नत बनाना था पाकिस्तान को? 100 दिन को गुजरे भी 100 दिन नहीं। भट्टी साहब मेरा आपसे प्लान ही कुछ नहीं है। मैं इस पे मेरा थोड़ा सा इस पे मेरी रिजर्वेशन है। भट्टी साहब, मैं उन साहब का नाम नहीं लेता। जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस बन रहे थे, सवाल कैसा है ये बात, उन्होंने कहा था कि आपको अंदाजा ही नहीं है इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं,
इन्होंने जाती वफादारी की बुनियाद पे नीचे तक स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए। ये तो हुआ। अच्छा, मैं आपको जवाब देता हूं। एक तो जब से ये कोरोना हुआ है, मैं एक चैलेंज कर रहा हूं, एक सर्वे कराए पूरे पाकिस्तान का, खसूसन पंजाब का, कोई सरकारी अफसर आम लोगों को उसकी तकलीफ की रसादर के लिए मिला हो। कोई सरकारी अफसर, कितनी सुबह सीएम की मीटिंग पे जाते हैं, फिर चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग पे जाते हैं, फिर और मीटिंग पे जाते हैं। आवाम के लिए तो ये अफसर है ही नहीं। इन्हें दे दें आप पेंशन, ये घरों में जाके सो जाए, चंद अच्छे ईमानदार अफसर निकाल के। दूसरा, आप गलत कह रहे हैं, मलक साहब ठीक कह रहे हैं, माफी चाहता हूं। जियाउल हक मुशर्रफ भी आया था, उस वक्त भी ये नवाज शरीफ के वफादार थे। परवेज नहीं आया, उसने कमांड की, ब्यूरोक्रेसी, इसी ब्यूरोक्रेसी से काम लिया। 5-6 को उसने लटकाया। कभी 36 डिस्ट्रिक्ट है और 36 डीपीओ कमिश्नर है, सारे चोर नहीं होते, अच्छे अफसर भी हैं, सब सेक्रेटरी नहीं है, चंद गंदे आंडे हैं। भट्टी साहब, ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ था जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था और आर्मी चीफ भी था। नहीं, 2-3 वर्दियां पाई हैं। क्या जिला, क्या सूबा परवेज नहीं चला रहा था यार? अच्छा, मैं स्टोरी से थोड़ा हटके जरा इस तरफ वापस आता हूं। मुझे ये बताएं, आप भी और मलिक साहब भी मुझे बताएं कि आप चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि सरकारी अस्पताल से टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, गैर सरकारी से पॉजिटिव आ जाता है, नए हाथ बाग पर है ना पा है रकाब में, तो ये हमारा सेहत किधर जा रही है? तबाह। क्योंकि आपका कोई बड़ा पॉलिटिशियन, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान में इलाज कराना पसंद नहीं करता। काजी साहब, जब तक आप बेसिक प्रॉब्लम्स दूर नहीं करेंगे, नहीं बेहतरी आएगी। आर्टिफिशियल काम नहीं होता कि मैं शीदे को बैठा दूं कि 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और काजी को बुरा भला कहे तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। दूसरों को ऊपर कीचड़ फेंकने से ना, अपने मुंह पे लगा हुआ कीचड़ कभी साफ नहीं होता। अच्छा, ये मुझे बताएं, वो कह रहे हैं, मुझे बता दें, मौजूदा, मैंने कहा कोरोना का जब से आया 26 फरवरी को, आपकी 90% ब्यूरोक्रेसी ने अवाम से राब्ते तोड़ लिए हैं जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाए गए थे। कोई भी इदारे का मकसद होता है अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना, अवाम के लिए मुश्किलात नहीं। चंद अच्छे अफसर हैं, इसमें दो राय कोई नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, एक डीसी ने, जिसको डीपी या डीसी कहते हैं यार, जिला इंतजामिया का बादशाह, एक बादशाह ने खुदा की कसम 2 महीने में अपनी पूरी रियासत बना ली। उसका जो कमिश्नर है उसको वो हिस्सा देता पूरा। लूट मार का बाजार गर्म है, कोई पूछता कोई नहीं किसी को। इस मुल्क में कादी साहब, जब तक आप अफसरों को कानून के ताबे ना लाएंगे, कायदे आज़म ने कहा था ना अपने सिविल सर्वेंट से कि आप हुकूमत के मुलाजम होते हैं, सियासतदानों के ज़ाती गुलाम नहीं, आपको कुछ ठीक करना होगा। लेकिन एक मैं आपको, नहीं काजी साहब 2 मिनट, आपकी नई गाड़ी आपने खरीदी है, जिसने कभी गाड़ी चलाई नहीं उसको गाड़ी की चाबी पकड़ा देंगे, जा बच्चे सैर कर। नहीं वो काजी साहब एक कमेंट, मेरा सवाल आपसे, देखिए मैं आप ही मुझे बताएं। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने एक और, स्टील मिल चल पड़े तो जहाज और टैंक भी यहाँ बन सकते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक बात उन्होंने की कि चंद लोगों ने अपनी चंद छोटी छोटी मिलें चलाने के लिए स्टील मिल में टैरिफ ऊपर नीचे करवाया, इल्ज़ामात खुल के अखबारों में लगे, इश्तिहारों में अखबारात आए, तो आज हम वो उसको बेच के उसकी हाउसिंग सोसाइटी बनाने लगे हैं। तो ये जितना पैसा और ये जितना हम मिलिट्री इक्विपमेंट बाहर से लेते हैं, ये हम खुद भी तो बना सकते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने शिबली अपना फराज साहब को नहीं सुना? आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा दिया है कि पाकिस्तान की सारी जो एयरपोर्ट्स हैं वो फॉर सेल है। उन्होंने कहा हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जाने लगे हैं। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप तो स्टील मिल भुट्टो की 73 से शुरू है, मैं आज की आपको खबर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान जा रहा है जी कि हमारी जो एयरपोर्ट्स है, और मेरा हाल किसी भी मुल्क की जो जान है ना उसकी एयरपोर्ट्स में है। आपकी सिक्योरिटी, आपके नहीं, एक और बात, आप आपकी कम्युनिकेशन और आपकी एयरपोर्ट्स डायरेक्टली आपकी मुल्क की सिक्योरिटी से लिंक्ड होती है। भट्टी साहब मैंने गलत बताया इन्फॉर्मेशन, हमें जरूरत पड़े तो हमें अर्ज है कि आपको अब एक असल कायदे आज़म की जरूरत है। आपने डायरेक्शन ठीक ना की तो कुछ लोग गैर मुल्की एजेंडे पे आए। आपका फिनांस मिनिस्टर IMF का मुलाज़म है, वो आपके लिए सिंसियर नहीं है। आपके मुल्क की एक चीज बेच, मिनिस्टर है ही नहीं, आप इस मुल्क के पास अपने मुल्क में रह के बेगाने हो जाएंगे। जिस तरीके से ये मैंने सुना ना चीजें बेचने लगी है आपकी हुकूमत। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हो रही है? इमरान खान ने चंद दिन पहले एक कहा ये भी बेच दो, ये भी बेच दो, एक उनके बड़े कारे खास हैं। यार मैं क्या बताऊं, बस फिर ये हमसे बताएं, ये काम है आप, ये यार ये बड़ी अहम बात है। मैं दोनों से चीफ जस्टिस कादी साहब, उन्होंने इनकी गर्दन पे अंगूठा ना रखा और बुला रहे सबको। इसमें मैं एक सवाल पे और आता हूं जो तनकीद आ रही है। पहले मैं ये बताऊं, वो कहते हैं तमाम तिब्बी आलात पाकिस्तान में तैयार हो सकते हैं, फिर वो कहते हैं वक्त आ रहा है अद्वियात समेत कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, प्रोटेक्शनिज्म आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन रोल बैक हो रही है, किसी इस पे बात करेंगे। मैं भट्टी साहब आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं,
कि बड़ी गलतियां खामियां होंगी, हमारी कोर्टों की भी बहुत अच्छी तारीख नहीं है हमारी किसी चीज़, लेकिन सवाल ये है कि एग्जेक्टिव जो है अगर हमें डिलीवर नहीं करके देती तो ये कौन सी हम सिविल आज़ादियों की ये लड़ाई लड़ रहे हैं? यानी ये तमाम चीज़ें जो बातें कर रहे हैं ये किसने करनी यार? ये सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम चीफ जज आप जरा खोल के देखें ना इसको। नहीं, मैंने सारा पढ़ा, मैंने सुबह भी सुना। इनमें से कौन सा चीज़ उनका ज़ाती मुफाद में कहा? उन्होंने सारी चीज़ें मुल्क के लिए कहा ना। दरअसल ये कंसेप्ट गलत हो गया कि किसी भी तरीके से बार्गेनिंग करके, सौदेबाजी करके, ब्लैकमेल करके हुकूमत ले लो, खुद और अपने ख़ानदान को, जाली फराडी दोस्तों को, ब्रिटिश नेशनल को लाओ, अरबों रुपया खुद भी कमाओ, उनको भी हिस्सा दो और मुल्क के लिए कुछ ना करो। ये सारा चीज़ जैसे सबने इनको इनके फ़राइज़ बताए हैं। भाई हुकूमत लेके चार्टर्ड प्लेन पे जाना आपकी खाली जिम्मेदारी नहीं है, अवाम को उसके हकूक देना है। अगर स्टील मिल चलती है तो नौकरियां किसको मिलेंगी? ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इशू उठाया वो इतने, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, इतना कह दूं कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, आप सेल्फ सफिशिएंट होना था, कर्जों पे आपने किया और मुल्क जो है वो पाँव उसके बांध के आपने आलमी इदारों के सामने फेंक दिया। मतलब यही हमें नज़र आता है। वापस आते हैं, बहुत अहम स्टोरियाँ हैं। नून लीग इलेक्शन क्यों चाह रही है और क्या मामला है और नून लीग के साथ क्या होने जा रहा है एहतसाब के मसले से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ये नून लीग नए इलेक्शन का मुतालबा भी कर रही है और नई कोई एक बात कर रहे हैं किबला शायद खाकान अब्बासी साहब के कुछ पहले तय कर लिए जाए। भट्टी साहब क्या तय करना है? सवाल मेरा आपसे और है, सवाल मेरा आपसे ये है भट्टी साहब कि ये कहा जा रहा है कि जो अब बाकी मादा केसेस हैं और शहबाज शरीफ साहब के गिर्द हल्का तंग किया जा रहा है वो इसलिए कि ये एहसास हुआ है पीटीआई में और कहा गया खान साहब को कि एहतसाब सबूत कागज़ दिखा के हुआ कुछ नहीं, साख खराब हो रही है। इस हवाले से कुछ लोगों ने कॉलम भी लिखे हैं। अच्छा, माफ़ी चाहता हूँ, साख रही नहीं, ख़राब क्या होनी है? साख सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ज़ात की है, बाकी उनकी टीम के। मैंने तो कहा हुआ कि जब इनकी हुकूमत जाएगी 3 नए बनाने पड़ेंगे। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, मुझे बताएं लोग क्या कहते हैं? क्या आप मुझे नाम एक ऐसा पॉलिटिशियन बता सकते हैं? आपने साबिक प्रेसिडेंट को भी अरेस्ट कर लिया, साबिक सीएम को भी अरेस्ट कर लिया, साबिक प्राइम मिनिस्टर को भी अरेस्ट कर लिया। रिकवरी मुझे बता सकते हैं इन केसों में? और इस पे मुझे सिर्फ खर्चा बता दें, नैब का कितना आया है, नैब की पुरानी बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं, नए में कितने रहते हैं, कितने महीने की इनकी सैलरी है। नवाज शरीफ, जरदारी, शाहद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, इन सब की गिरफ्तारियों पे इन पे अखराजात कितने आए हैं और रिकवरी कितनी हुई है? जो आपकी हमारी जेब से है। अच्छा, दूसरा, शाहद हकान अब्बासी सब ठीक कहते हैं, उनका क्या प्रॉब्लम है? उनके केस खत्म कर दें, क्योंकि न लोग हैं एहतसाब करने करवाने वाले। इमरान खान के पास इतनी टीम है ही नहीं, कैपेसिटी है ही नहीं। हाँ, क्या करें? उन्हें आप केस सारे खत्म कर दें, स्टील मिल शाहिद खान अब्बासी को दे दें या हुसैन नवाज साहब को दे दें, कि ये तमाम एयरपोर्ट उसको बेचारा इतना मुहिब्बे वतन है साग डार सब, उनको बुला के दे दें, स्टेट बैंक दे दें उन्हें, स्टेट बैंक उन्हें दे दें। ये जो मुल्क के 4-5 बड़े बड़े अदारे हैं, जो सरकारी लैंड है पाकिस्तान में, जितनी भी सरकारी लैंड है, इस तरह तो गिद्दे भी किसी मुर्दा जिस्म के साथ नहीं करते। बहरहाल ये जरा सुनाएं खाकान अब्बासी साहब को, फिर मैं दोनों दोस्तों से इसकी लेता हूँ। गैर मुतनाज़ा इलेक्शन मुल्क में नहीं होंगे तो सियासी निज़ाम नहीं चलेगा। अगर सियासी निज़ाम नहीं चलेगा ना मईशत चलेगी ना मुल्क चलेगा। आज जरूरत इस बात की है कि इलेक्शन से पहले ये फैसला हो जाए कि गवर्नेंस का निज़ाम क्या होगा। ये खराबी तो वहां पर है। मेरा एक सवाल है दोनों से, बारी बारी कौन पहले देगा? पहले भट्टी साहब सवाल नहीं, पहला मेरा सवाल। ओए 2 नंबर इलेक्शनों की पैदावार फेयर इलेक्शन मांग रहे हैं। मैं 2 मिनट, गैर जमाती इलेक्शनों की पैदावार जो है वो फेयर इलेक्शन मांग रहे हैं। 2 मिनट ठहर जाए। शाहिद हकान अब्बासी साहब, एक ज़ियाउल हक कहाया था, उसका रेफरेंडम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने करवाया था और लाहौर के तमाम बदमाशों के जरिए कराया था। वैसा इलेक्शन चाहते हैं? 85 में गैर जमाती इलेक्शन हुआ था, छांगे मांगे बोलियां लगी थी, वो वाला इलेक्शन चाहते हैं? उसके बाद जो बेनजीर असैसिनेशन आप करते रहे, वो वाला इलेक्शन चाहते हैं? 97 में जो जालसाजी से आप जीते, वो चाहते हैं आप इलेक्शन? 2013 में जिसका रिजल्ट 9:30 बजे आपको बता दिया गया था, वो वाला इलेक्शन चाहते हैं आप? ये इलेक्शन 2018 का भी तो आपने कराया है, ये मैंने कराया है, ये काजी सईद ने कराया है। किसने कराया ये 2018 का इलेक्शन? सुने ना, 2018 का इलेक्शन आपने कराया। भट्टी साहब, ओ भाई, चेयरमैन नैब भी आपने लगाया, तमाम डीसी कमिश्नर आपके थे,
इंतजामिया में सांपों की तरह आप हमारे जिस्म में घुस चुके हो, फिर भी कह रहे हो कि नया मैकेनिज्म तैयार कर लें। आप डेरिये बेचने गए थे जब इलेक्शन हो रहा था केयरटेकर्स पीएम किसकी मर्जी से लगा था? बेवकूफ बना दिया हुआ हमसे लोगों ने, इन्होंने, सियासतदानों ने। अच्छा भट्टी साहब मुझे ये बताएं कि ये जो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या 3-4 जो लोग हैं वो कह चुके हैं ECL पे डालें शहबाज शरीफ साहब को? मैं क्यों कहता हूं जिसने भी करप्शन किया पकड़ के उल्टा लटकाए, और इस शर्त पे कि लूटा हुआ माल वापस। अगर पकड़ के ब्लैकमेल करके इमरान खान की हुकूमत 5 साल करानी है तो इस एहतसाब का मैं बागी था, बागी हूं और बागी रहूंगा। ये इंतकाम है। ये किसके कहने पे कर रहे हैं? मुझे आप पहले मुझे बताएं ये इमरान खान वल्द मुझे नहीं अभी पता, इमरान खान साहब के कहने पे मुझे एक अफसर ने आके बताया, DG FIA था। मैं ख्वाजा आसिफ साहब को कभी मेरी उनके बारे में अच्छी राय नहीं रही, जो है जो कहने नहीं यार, उस अफसर को बुला के वजीर आजम वक्त के कहते हैं, उनका नाम था, ये DG FIA थे यार, वाजिद ज़िया। नहीं वाजिद ज़िया साहब तो इनका ग्लव्स है, इनसे पहले जो थे उनको कहते हैं ख्वाजा आसिफ पे जाली पर्चा दे दे आर्टिकल 6 का। नहीं भट्टी साहब मेरा एक सवाल है, मैं उनको बुला ले तो DG को, अगर वो इस बात से इनकार करे तो मेरे पे केस। मुझे एक बताएं, मैं मेरा आपसे सवाल, भट्टी साहब सॉरी आप बड़ी देर से खामोश है, मैं आपसे रिटायरमेंट से पहले उनकी ट्रांसफर की गई, ट्रांसफर की 2 दिन पहले। मलिक साहब जो उन्होंने किया, असली पर्चा बनता था कि ये 15 लाख 20 लाख रुपए की जो कंसल्टेंसी थी। मेरा सवाल सुने, जब असली हो सकता है क्या उन्हें बुला के ये नहीं पूछा जा सकता था कि वजीर बराए पानी और बिजली कह रहे हैं ये बिजली नहीं बन रही, ये डकैती हो रही है, तो उन पे नहीं होना चाहिए था? काई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भट्टी साहब की जो बात उन्होंने की उस पर कुछ जरूर कमेंट करना चाहिए। और मुझे बताएं कि जब हुकूमत आप ले आए, ना वो महंगाई कंट्रोल कर सके, ना वो गवर्नेंस कर सके, खुदा की कसम ये FIR आज आपके चीफ जस्टिस ने जो फरमाया है, एक लफ्ज पढ़ ले, वो कहते हैं कि कोरोना का जो मरीज है वो तब निकलेगा जब पैसे सिर्फ 2 सालों में खराब हुआ है। मुझे 2 सालों में खराब हुआ। अपनी बात करने पुराने लुटेरों, एक मिनट, काजी साहब उनका नाम था बशीर मेमन, मोहतरम DG FIA थे, मोहतरम तुराब साहब, उनका मोबाइल नंबर है 0333 2864, ये नंबर पे ले। अगर ख्वाजा आसिफ को लाइन पे ले ले जी, ख्वाजा आसिफ को लाइन पे ले। काजी साहब बात सुने, हम इमरान खान साहब की तारीफ करते थे कि वो ऑनेस्ट है, वो कमजोर और ताकतवर के लिए एक कानून रखेंगे, इसलिए नहीं। मेरी कोई जाती इख्तिलाफ किसी जमात से नहीं है। बड़ी साहब मुझे अपना नुक्ता नजर देने दें। मैं समझता हूँ ये जो आप जिस निज़ाम पे आप दोनों तनकीद कर रहे हैं वो तो निज़ाम 1 पार्टी बन चुका हुआ है। मुझे बताएं उस मुल्क में अपोजिशन होगी जहाँ नवाज जैसा लीडर हो जो चुप हो, मरियम चुप हो, मौलाना फजल रहमान चुप हो, बोल कौन है, जरदारी चुप हो, ये सारे जेलों में गए हैं, नैब से गए हैं, और इसकी क्या रिटर्न मिला है? इस वक्त पाकिस्तान में सिंगल पार्टी रूल है। आप असल बात कर ही नहीं रहे दोनों। मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, पाकिस्तान में देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड पॉलिटिक्स। तो फिर क्या आपके लीडर कौन है? ये सिंगल पार्टी रूल है, ये सिंगल पार्टी रूल है। अच्छा ये परफॉर्म कर रहे हैं, ना इनके पास को विजन है, कर कुछ रहे नहीं है। मोहतरम नहीं, अच्छा मैं जवाब देता हूं। 2000 अरब लाने थे आपने, आप बड़े 100 दिनों में बड़े हो गए, बहुत बड़े साइंसदान। नवाज शरीफ को मैंने मुल्क से भगाया, करे सियासत तो इमरान को आया था, मुझे तो नहीं आया था। मेरी बात तो सुनिए, मरियम नवाज का मोबाइल मैंने आउटगोइंग से बंद कराया, तो बोले तो हुकूमत पकड़े उसे। वही बात कह रहे हैं, आप कह रहे चुप है। मौलाना फजलुर रहमान किसके कहने पे धरना देने इस्लामाबाद गए थे, आगे बोले टीवी पे, सारे चुप क्यों हो गए? मुझे इसका सारा मलबा नहीं, तो ये उनसे पूछे जो चुप है, जो सौदेबाजी करके बेचते हैं हमारा जमीन। किसने किया सौदेबाजी? वो गलत है, तो करने वाला भी गलत है, जो बिल्कुल गलत है। मैं तो उसको ठीक है, मैंने ब्रेक पे जाना है, सिंगल पार्टी रूल का दोनों मिले हुए हैं। ब्रेक पे जाना है, मैं सादा ज़बान में कहता हूँ, अगर यहाँ से आपकी अपोजिशन भाग गई है तो इमरान खान से न पूछे, उनसे पूछे, आए लड़ें दोनों मैदान में। और दूसरी बात ये कि क्या, नाज़रीन ब्रेक पे जा रहा हूँ, क्या कोरोना के वक्त में जब हम जो है कितनी खौफनाक वाक़ के किनारे पे हैं, इन्हें अपने इलेक्शनों की पड़ी हुई है, कौन लोग हैं ये? आते हैं ब्रेक के बाद और देखते हैं क्या बच्चों को स्कूल खोलने चाहिए या नहीं, और दीगर इशूज़ पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
भट्टी साहब, इससे पहले कि मैं बच्चों के इशूज़ पे आऊँगा जो कि कतन उनको अभी भेजना नहीं चाहिए हमें स्कूलों में, लेकिन ये जरदारी साहब की सेहत के हवाले से कुछ चहमगोइयाँ हुई। हर चंद के जनाब कमर जमान कायरा साहब ने कहा कि उनकी ज़ाती तौर पर टेलीफोन से बात हुई है, मगर उनकी कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं हो सकती। मगर आज शाहीन सहबाई साहब ने जो एक पीस लिखा है जो बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें अजीब व गरीब बातें की, हम उसको तो नहीं कहते, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। और साथ इसका क्या ताल्लुक है शमीम फिरदौस शमीम नकवी साहब गवर्नर राज की, जरा बात सुने वो क्या कह रहे हैं, जो सिंध में पीटीआई के लीडर हैं, तो क्या सियासत बदल रही है वहां पे या नहीं बदल रही, सुनाएं जी। चीफ जस्टिस साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर ऑफ सिंध, हम आप सबसे अपील करते हैं कि हमें एक्शन चाहिए। हम अपोजिशन की बेंचेस जो हैं, इस हुकूमत की रवैये, इस हुकूमत के काम दोनों को भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित कर सकते हैं कि दे डू नॉट डिजर्व टू गवर्न दिस प्रोविंस एनीमोर। और जो आर्टिकल्स हैं, इमरजेंसी का आर्टिकल 235, डायरेक्ट रूल 149(4) पूरे सिंध में हमें चाहिए। और अगर तब भी ना हो तो आखिरी हरबे के लिए गवर्नर रूल भी लगाने में कोई बुराई नहीं है। भट्टी साहब, ये मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये लोग सियासी दुश्मन है, नाबालग सियासतदान है। अभी आप जब उसने नए इलेक्शन का कहा था, शाहिद खान बासी पे बड़े गुस्से हो रहे थे। ये किस कैपेसिटी पे कह रहे हैं भाई गवर्नर आज लगे? गवर्नर अगर पंजाब पाकिस्तान में सबसे नाकस करप्ट हुकूमत है वो तो पंजाब है, गवर्नर आज तो इधर लगना चाहिए। मुझे बताए ना, ये अकेले चंद बंदों की सीटें लेके पहली दफा पीटीआई के लोग 8, 10 या 15, 20 जितनी भी हैं, तो फिर अपोजिशन तो सारी मिलकर पीपल्स पार्टी भी कह रही है, नून लीग भी कह रही है, मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, फिर छोड़ दें। फिर ये इस तरह इंसाफत ये नहीं होती कि नवाज शरीफ कहे, शहबाज शरीफ कहे गलत तो एम के कहे तो वो सबसे नाकस हुकूमत तुमने पंजाब सबसे जीरो रिजल्ट पंजाब में आ गया ना। देखें आप इस सारे, मैं कोई किसी की हमायत नहीं कर रही, मुखालफत नहीं कर रहा, इन सारे इमेज वाइज सिंध का सीएम का नाम बड़ा है, मुराद शाह का नाम इमेज बाहर आया। आपका मुकाबला उससे बनता है बेहतर परफॉर्म करें केपीके में, आप पंजाब में उससे जीतें, आप उससे बेहतर परफॉर्म करें। आप परफॉर्मेंस की बजाय आपने पॉलिटिकल लड़ाई, आप फेडरल में बैठे हैं, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। मुझे बताएं, जितना बर्बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह की प्लंडर भट्टी साहब वहां सिंध में हुई है, कहीं हुई है? नहीं, इधर कौन सा अच्छा काम यार अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हम इसको क्या कंपैरिजन करें दो बुरे कामों के दरमियान? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं, गवर्नर राज किस कैपेसिटी पे लगाएंगे? उनकी मेजोरिटी आपसे बहुत ज्यादा। सिंध से कोई बंदा आए ना, सिंध से कराची से कोई आए, जो हशर इन्होंने किया है, और ये तो पानी बेचते हैं लोगों को। अच्छा भट्टी साहब, लेकिन इस कोरोना में सिंध की कारकर्दगी पंजाब से 1 करोड़ गुना। ये असल गुस्सा है, ये बाद में हम बात करेंगे। मैं भट्टी साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जरदारी साहब की सेहत के हवाले से आपके पास अंदर की, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे। मेरी उनके एक बचपन के दोस्त से बात हुई है, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी सेहत दे। बहुत सीरियस हालत है, उसने तो मुझे बहुत किया, मैं टीवी पे नहीं कह सकता, वो अल्लाह उनको तंदुरुस्ती सेहत जिंदगी दे। उसने कहा किसी वक्त भी ब्रेकिंग न्यूज हो सकता है, ये ब्रेकिंग न्यूज वो सेहतियाब होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, लेकिन उनकी तबीयत बेहतर नहीं है। ये उनके फैमिली से इतला है, ये बिला वजह नहीं। मैं बाद में कह रहा हूँ, आसफ अली जरदारी की तबीयत नासाज है, बहुत ज्यादा संजीदा, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे। इसी वजह से पिछले 2-3 महीने में आपने उनको कोई मीडिया टॉक, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा होगा। कहीं देखा तो मुझे बता दें, मुझे एक चीज बता दें। और ये एक स्कीम के तहत टेलीफोन का ज़ाहिर किया गया, उनसे बात हुई है। अगर वो अल्लाह ताला उनको और लंबी जिंदगी दे, देखें ये फैसला तो रब करता है, तो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे मेरे बारे में उड़ने वाली र्यूमर्स गलत है। उनकी बीमारी से, उनकी बीमारी की इतला से, अल्लाह उनको जिंदगी दे, उनकी बीमारी की इतला से अब क्या सिंध की पॉलिटिक्स पे असर देखें, अल्लाह उनको सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती दे। नून पीटीआई की ख्वाहिश ही रहेगी, ये सिंध पे कब्जा नहीं कर सकते। ये सिंध पे कब्जा करने जाएंगे, वफाक से भी हाथ धो बैठेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, और पंजाब तो वैसे ही उनसे गया ना, आज परवेज लाई को न्यूट्रल कर दे, और जो ताकतवर हल्के है वो कह दे कि जरा ठीक है अपनी मर्जी से हुकूमत बना लें। ठीक 10 जून को आपको उनकी हुकूमत मिल जाएगी। परवेज लाई और हमने सिंध के सारे शहर फतह कर लिए, कराची हमारा है, जो सिटी है वो हमारे कंट्रोल में है। आपके पास अगर नंबर हैं सबके तो दे दें, या मैं पेश कर दे तो पंजाब के भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटों का फ़र्क और सिंध का भी। ये किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? वो इन्हें कि हम पहली दफ़ा आए हैं,
क्या हमें किसी ताकतवर ने आके हुकूमत दिलवाई है? ओ भाई 30 साल बाद धक्के खा के स्टेज पे बैठे हैं ये बताएं जरदारी साहब की खामोशी किसके फायदे में? देखिए पहली बात तो ये कि हमें कोई स्पेकुलेशन नहीं करी। बड़ी साहब ने खबर दी है, हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे। लेकिन बड़ी साहब आपको लगता है कि अगर अमली तौर पर मामलात जो हैं वो बिलावल भुट्टो साहब के हाथ में आते हैं, उनकी नासाजी तबाह की वजह से, तो क्या फर्क पड़ेगा? इसके कादी साहब मेरे पास 1-2 इनसाइड खबरें हैं बहुत खौफनाक, लेकिन मैं वो देना नहीं चाहता। उसकी वजह है अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे। तो थोड़ी बहुत इशारा भी नहीं हो सकता? नहीं देखिए, कोई इतना खौफनाक डिस्कशन शुरू हो गई है, इतनी डिस्कशन हो गई है जिसके बाद सिंध सूबे के हवाले से, सिंध सूबे और बेनजीर भट्टो के खानदान के हवाले से, बस इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। अल्लाह छोटा सा हिंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, छोटा सा हिंट है, इसमें जरदारी खानदान का कोई ताल्लुक नहीं है, सच थोड़ा सा बोल देना। देखिए बेनजीर भुट्टो खानदान पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भट्टो की थी, सुन ले, बेनजीर भट्टो की थी, बिलावल की थी, बल्कि इसको बिलावल ने एक पैकेज उठाया हुआ जिसकी वजह से गड़बड़ हुई। लेकिन का आप नाम नहीं पूरा ले रहे ना, जुल्फकार अली भट्टो नहीं, आपने के खानदान में तनाव शुरू हो गया, क्या वो खानदान में जरदारी खानदान भी शामिल है? जरदारी खानदान की एक अहम तरीन शख्सियत जो बहुत ज्यादा नुमाया है वो नुमाया नहीं रहेंगी। अब आपने मुझे मरवाने की कसम खाई हुई है, तो खुश है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ। अच्छा, लेकिन बहरहाल हम फिर भी ये दुआ करते हैं कि जरदारी साहब जो है अल्लाह जिंदगी दे। 2-3 साल पहले उनसे मुलाकात हुई और डिनर भी किया था, तब भी वो मतलब वो उस वक्त तो ठीक थे माशाल्लाह, लेकिन लग रहा था कि उनकी ग़िज़ा और जो वो उनकी फूड भी याद आती थी। नहीं, जब हम इकट्ठे डिनर करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और वो जो है ज़ाहिर है कि उनकी। अच्छा, अब ये जो भट्टी साहब प्राइवेट स्कूल हैं, इन पे बच्चों को मैं तो नहीं समझता, ये बच्चों को खुदकशी कराना होगी। देखें, लॉकडाउन के हम हक़ में थे कि जो लोग बेरोज़गार हैं 80-90% लोग रोज़ाना कमाते हैं तो खाते हैं, बच्चे 6 महीने घर रहेंगे, फीस देते रहें, ऑनलाइन पढ़ते रहें, इससे गुजारा हो सकता है। वो हालत मजबूरी थी कि कहीं लोग बेरोज़गारी से कत्लो गारत खाना जंगी ना हो जाए। ये स्कूल वाले माफिया ने काम शुरू किया, बाद में कहेंगे वो मास्क भी हमारा ले, फला भी हमारा ले। खुदा का, ये 500 रुपए का मास्क है हमारा, ये 1000 रुपए के गिलाफ है। कारोबार का सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट और पूरी कौम कह रही है कि इससे बेरोजगारी से खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं, कत्लो गारत हो सकती है। अच्छा, मुझे यार मलिक साहब को घर में रखने में बात बताएं, ये भट्टी साहब बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं कि कल वो कहेंगे जी हमने बच्चों का ये 3000 का ग्लव मंगवाया, हमने बड़ा बाहर से वलायती और मास्क भी आया है। ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का होक्स और फ्रॉड था, इसने इस मुल्क के साथ क्या किया? नहीं काजी साहब, मैं अब आपको इतना सुन चुका हूँ, मुझे बताएं, जब आपकी रियासत के पास जो स्टूडेंट हो उनकी नंबर्स कम हो, प्राइवेट के पास ज्यादा हो, फिर भी जूती उनको माननी है यार। कोई रियासत के बारे में सोचिए, अगर रियासत आपके ज्यादा स्टूडेंट पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूलों में है, ये मेरे लिए लम्हा फिक्री है कि मेरी रियासत क्यों मुझे तालीम नहीं देती। आपने दिल्ली की 10,000 दफा वाकया बताया, भाई आपके हुकूमरान शामिल है, उन्होंने एजुकेशन सुन ले, एजुकेशन और हेल्थ बेच दिया चंद सरमाएदारों को। मैं आपको सेकंड करता हूं, हुकूमत ना है, अल्लाह मैं मान रहा हूं आप स्कूल मेरे अच्छे, ये हुकूमत भी यार। मैं एक आपसे आखिरी लम्हे हैं भट्टी साहब, और आप दोनों से एक सवाल है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक आवाज उठ रही है, और वो ये है कि बहुत सारे मामलात में प्राइवेट सेक्टर फेल हो चुका है, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन। मुझे कोई इतराज ये दुनिया में हो रहा है, ये यूके में बात हो रही है, अमेरिका में हो रही है, इंडिया में। अच्छा कारी साहब, मैं बताता हूं, अगर एजुकेशन और हेल्थ पाकिस्तान में बेहतर करनी है ना, इमरान खान साहब का कुछ नहीं जाना, ये जो प्राइवेट अस्पताल स्कूल है इसे सरकारी तवील में ले ले और ईमानदार मेहनती काबिल लोग लगा दें, वरना ये आप बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे। टाइम थोड़ा बंद कर दें प्राइवेट स्कूल। मुझे बताएं, आम आदमी का बच्चा कहां जाएगा? आप स्कूल तो पहले स्टेट तो देना, फिर उसको बंद तो बनाए स्टेट। आपके पास नंबर ही नहीं है, नंबर ही नहीं है। 2.5 अच्छा, मेरी बात सुने ना, 2.5 करोड़ बच्चा सड़कों पे है। जिन स्कूलों की बात कर रहे हैं, नहीं ठहर गए मिशन हाई स्कूल, गवर्नमेंट काजी साहब 2 मिनट, गवर्नमेंट स्कूल से 2 मिनट। आपके कम से कम नर्सरी का स्कूल है, 45,000 रुपया फीस है, 40,000। कितने % बच्चे इन स्कूलों में लोग अपने बच्चे भेज सकते हैं? मुझे उन रेशो बता दें। रियासत की जिम्मेदारी है, जितनी आपकी पॉपुलेशन है, पहले मुझे स्कूल तो दें। मेरे तो रियासत की जिम्मेदारी में माफिया को मजबूत करना है, तो माफिया तो आप बना रहे हैं ना, पहले स्कूल लोगों को दे। दोस्तों मुझे ये क्लोजिंग की तरफ जाना है, मगर मैं एक बात, मुझे भी इजाजत दे दी, थोड़ा सा मैं कमेंट कर दूं। वो ये है कि जब मैं आप और भट्टी साहब स्कूलों में पढ़ रहे थे तो स्कूल थे हमारे पास, हम सरकारी स्कूलों में पढ़े थे,
और मेरा ख्याल है कि जो अब आइंस्टाइन पैदा हो रहे हैं उस जमाने आप कंपेयर कर लें, उस वक्त के गवर्नमेंट कॉलेज को देखें जो पतस बुखारी का था, और ये FC कॉलेज को भी देख लें, आज जहां पे जो साइंसदान पैदा हो रहे हैं हमें पता है। तो मेरे ख्याल में और तो मालूम नहीं नाज़रीन, मगर दुनिया में ये बहस जरूर हो रही है कि हेल्थ और एजुकेशन के बारे में रियासतों को कुछ करना पड़ेगा। ये बात अमेरिका में, यूरोप में, हत्ता कि इंडिया में भी शुरू हो चुकी है। बहरहाल हम बात जारी रखेंगे। आज का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।